सोचिए, भारत का रक्षा क्षेत्र कितनी तेजी से बदल रहा है। हम आयात से हटकर तेजी से अपना खुद का एक हाईटेक डिफेंस इकोसिस्टम खड़ा कर रहे हैं। और इस पूरी क्रांति के बीच एक कंपनी है जो बिना ज्यादा शोर मचाए एक बेहद अहम भूमिका निभा रही है, डेटा पैटर्न्स। हाल ही में इनकी ऑर्डर बुक में जो उछाल आया है और मार्जिन्स जिस तरह से बढ़े हैं, वो वाकई हैरान करने वाले हैं। आज के इस डीप डाइव में हम इसी कंपनी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे और देखेंगे कि कैसे ये भारत के रक्षा क्षेत्र की तस्वीर बदल रही है। तो इस चर्चा में हम मैक्रो लेवल यानी रक्षा तकनीक में आ रहे बड़े बदलावों से शुरुआत करेंगे और फिर सीधा कंपनी के बिजनेस मॉडल, उनके फाइनेंशियल्स और सबसे अहम उन जोखिमों तक जाएंगे जो हर किसी को पता होने चाहिए। एक पूरा 360 डिग्री व्यू। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए सीधा मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि असल में दुनिया भर में डिफेंस टेक्नोलॉजी किस दिशा में जा रही है। अब देखिए, युद्ध का तरीका अब वो नहीं रहा जो दशकों पहले हुआ करता था। वो दौर चला गया जब सब कुछ सिर्फ टैंकों और भारी भरकम तोपों पर टिका होता था। वो एक मैकेनिकल युग था। लेकिन आज का युद्ध सेंसर्स, एडवांस रडार्स, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस और प्रिसिजन सिस्टम से लड़ा जाता है। ये पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का नया दौर है। और यहीं पर स्वदेशी तकनीक या खुद का आईपी होना एक गेम चेंजर बन जाता है। क्योंकि अगर किसी देश को वाकई में रणनीतिक रूप से आज़ाद होना है, तो वो इन क्रिटिकल सिस्टम्स के लिए दूसरे देशों के भरोसे नहीं बैठ सकता। और बिल्कुल इसी जगह पर डेटा पैटर्न्स की एंट्री होती है। ध्यान दीजिए, ये कोई आम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं है जो बस नट बोल्ट बना रही हो। ये बेहद जटिल स्वदेशी रक्षा तकनीकें तैयार कर रहे हैं। रडार सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट, एवियोनिक्स, मिसाइलों के अंदर लगने वाले क्रिटिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और आज के समय की सबसे बड़ी ज़रूरत एंटी ड्रोन सिस्टम्स, ये सब कुछ इन हाउस बन रहा है। इसका सीधा सा मतलब है कि इन क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ के लिए भारत की विदेशी निर्भरता खत्म हो रही है। अब सवाल ये है कि आखिर इस कंपनी के काम करने के तरीके में ऐसा क्या बदल गया है जो इतनी चर्चा हो रही है। कुछ समय पहले तक डेटा पैटर्न्स को सिर्फ एक नीश सप्लायर माना जाता था, मतलब बड़े रक्षा उपकरणों के लिए कुछ छोटे मोटे पुर्जे बनाने वाली कंपनी। लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह से पलट चुकी है। ये अब सिर्फ पुर्जे नहीं दे रहे हैं, बल्कि एक फुल स्टैक डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स प्लेटफॉर्म बन चुके हैं। इसका मतलब है कि अब ये पूरे के पूरे एएसआर रडार, फायर कंट्रोल सिस्टम्स और जैमर पॉड्स खुद तैयार कर रहे हैं। एक छोटे वेंडर से उठकर एक मुख्य टेक्नोलॉजिकल पार्टनर बनने का ये सफर वाकई दिलचस्प है। और इस बड़े बदलाव का सबसे बेहतरीन उदाहरण है उनका ब्रह्मोस इकोसिस्टम से जुड़ना। ब्रह्मोस मिसाइल के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड कॉन्ट्रैक्ट्स और फायर कंट्रोल सिस्टम्स के ऑर्डर्स मिलना कोई छोटी बात नहीं है। ये एक तरह का कमर्शियल वैलिडेशन है। ये साबित करता है कि उनकी तकनीक सिर्फ कागजों पर नहीं, बल्कि असल मैदान में भी विश्वस्तरीय है। और जब ऐसे बड़े प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं, तो कंपनी की कमाई लंबी अवधि के लिए सुरक्षित और बेहद लाभदायक हो जाती है। अब थोड़ा आंकड़ों की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इस शानदार बिजनेस मॉडल का असर बैलेंस शीट पर कैसा दिख रहा है। वित्त वर्ष 26 की चौथी तिमाही के ये आंकड़े देखकर यही लगता है कि ये इनकी अब तक की सबसे दमदार तिमाहियों में से एक है। रेवेन्यू 345 करोड़ रुपए रहा, जो पिछली तिमाहियों के मुकाबले लगभग डबल है। पैट मार्जिन 40% को छू रहा है और ऑर्डर बुक तो 2062 करोड़ के पार पहुंच गई है। ये किसी आम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के नंबर नहीं लग रहे हैं। ये टिपिकल हाई आईपी यानी उच्च बौद्धिक संपदा वाली टेक कंपनी के आंकड़े हैं। लेकिन जो आंकड़ा असल में चौंकाता है वो है ये 56% का एबिडा मार्जिन। एक हार्डवेयर कंपनी के लिए इतना तगड़ा मार्जिन, ये लगभग नामुमकिन सा लगता है। पर ऐसा हो क्यों रहा है? इसकी सबसे बड़ी वजह है इनका इन हाउस R&D। रिसर्च पर जो भारी भरकम खर्च होना था वो पहले ही किया जा चुका है। अब जब बड़े प्रोडक्शन ऑर्डर्स आ रहे हैं तो कंपनी को भयंकर ऑपरेटिंग लीवरेज का फायदा मिल रहा है। यानी लागत उतनी ही है, पर मुनाफा सीधा उनकी बॉटम लाइन में जाकर जुड़ रहा है। अब बात करते हैं उस चीज की जो किसी भी कंपनी के भविष्य की नींव होती है, उनकी ऑर्डर बुक और उनका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, यानी उनका मोट। 2062 करोड़ रुपए से ज्यादा की ऑर्डर बुक, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि ये इस बात की पक्की गारंटी है कि आने वाले कुछ सालों तक कंपनी के पास काम की कोई कमी नहीं है। रक्षा क्षेत्र में इतनी तगड़ी ऑर्डर बुक किसी भी कंपनी की ग्रोथ का सबसे बड़ा इंजन होती है। इससे भविष्य के रेवेन्यू की एक बहुत ही साफ तस्वीर मिलती है। और ये ऑर्डर्स आ कहां से रहे हैं? रक्षा मंत्रालय, HAL, ब्रह्मोस, ECIL और मौसम विज्ञान विभाग, भारत के सबसे प्रतिष्ठित सरकारी और रक्षा संस्थान। देखिए, डिफेंस में सरकार का भरोसा जीतना कोई बच्चों का खेल नहीं है।
इसमें सालों की कड़ी टेस्टिंग होती है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि एक बार जब आप इन कड़े मानकों को पार करके सप्लायर बन जाते हैं, तो फिर ये संस्थान दशकों तक आपका साथ नहीं छोड़ते। और यही वो चीज़ है जिसे देखकर मार्केट इतना बुलिश है। डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स में एंट्री करना बेहद मुश्किल है। इसके एंट्री बैरियर्स बहुत ऊंचे हैं। एक एक प्रोडक्ट को क्वालिफाई कराने में सालों लग जाते हैं, और एक बार जब आपका पुर्जा किसी बड़े सिस्टम में फिट हो गया, जिसे हम डीप प्लेटफॉर्म इंटीग्रेशन कहते हैं, तो कंपटीशन वैसे ही खत्म हो जाता है, क्योंकि इसके बाद किसी भी संस्थान के लिए सप्लायर बदलना बहुत महंगा और मुश्किल काम होता है। यही इस कंपनी का सबसे बड़ा और मजबूत मोड़ है। लेकिन चलिए तस्वीर का दूसरा पहलू भी देखते हैं। किसी भी चीज का विश्लेषण तब तक पूरा नहीं होता जब तक हम उसके जोखिमों पर निष्पक्ष रूप से बात न करें। इस पूरी ग्रोथ स्टोरी में 3 बड़े रिस्क हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पहला, रेवेन्यू में अस्थिरता। डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स में पैसा माइलस्टोन्स पूरे होने पर मिलता है। इसका मतलब है कि एक तिमाही में बम्पर कमाई हो सकती है और अगली तिमाही एकदम सूखी जा सकती है। दूसरा बड़ा जोखिम है सरकार पर भारी निर्भरता। HAL या DRDO जैसे संस्थानों की तरफ से अगर अप्रूवल या बजट में थोड़ी भी देरी हुई तो पूरा प्रोजेक्ट अटक सकता है। और तीसरा है वैल्यूएशन का रिस्क। मार्केट ने इस कंपनी से बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा रखी हैं। अगर किसी वजह से ग्रोथ थोड़ी भी धीमी पड़ी तो स्टॉक में करेक्शन आने का खतरा हमेशा बना रहता है। तो अब इन सब बातों को एक साथ रखकर देखते हैं कि लंबी अवधि की तस्वीर कैसी बन रही है। शॉर्ट टर्म के उतार चढ़ाव तो आते रहेंगे, लेकिन असली खेल अगले 5 से 10 सालों के एग्जीक्यूशन का है। जिन चीज़ों पर करीब से नज़र रखनी होगी वो ये हैं। क्या ये लगातार नए ऑर्डर्स ला पा रहे हैं? क्या ये प्रोडक्शन को बड़े स्केल पर ले जा पा रहे हैं? ब्रह्मोस जैसे क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स में इनकी डिलीवरी कैसी है? क्या ये एक्सपोर्ट मार्केट में अपनी जगह बना पाएंगे? और सबसे अहम बात, क्या वो 56% वाला जादुई मार्जिन आगे भी टिक पाएगा? इन तमाम तकनीकी बदलावों, शानदार आंकड़ों और जोखिमों को तोलने के बाद अंत में एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। जिस तरह से आधुनिक युद्ध बदल रहा है और भारत स्वदेशी डिफेंस इकोसिस्टम पर जोर दे रहा है, डेटा पैटर्न्स बिल्कुल सही समय पर सही जगह मौजूद है। लेकिन क्या ये मजबूत ऑर्डर बुक और स्वदेशी तकनीक वाकई इस कंपनी को भारत का अगला सबसे बड़ा डिफेंस टेक जाइंट बना पाएगी? इन सभी तथ्यों को देखने के बाद ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको सोचना चाहिए।